आज हम कक्षा 8 के विषय विज्ञान की इकाई 11 बल तथा दाब का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका था कि 6 और 7 की क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि बल क्या होता है, बल का क्या प्रभाव होता है। बल के लिए दो वस्तुओं के बीच क्रिया होना आवश्यक है। एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पे बल लगाने पर उसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। और आज इस यूनिट में हम बल के प्रभाव और दाब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, यदि हम अपने एक हाथ से खाली बाल्टी को उठाएं तथा उसमें जल भर के पुनः इसे उठाएं, किस स्थिति में बल अधिक लगता है। तो यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि जब हम बाल्टी से पानी भरी हुई बाल्टी जब उठाते हैं तो हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। अर्थात इससे ये सिद्ध होता है कि बल में परिमाण भी होता है, यानी कि बल हमारा परिमाण पर निर्भर करता है। अब एक मेज पे हम चित्रानुसार डस्टर को लेते हैं। डस्टर को ए बिंदु से बी बिंदु तक खिसकाएं तथा बी बिंदु से सी पर खिसकाएं। तो इससे हमें क्या ऐसा संभव है कि बिना वस्तु पे बल लगाए हुए ए बिंदु से अगर हम बल लगाते हैं बी की तरफ, तो क्या वस्तु सी या डी बिंदु तक आ सकती है? नहीं आ सकती है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बल किसी किसी वस्तु को निश्चित दिशा में विस्थापित करने के लिए हमें निश्चित दिशा में बल लगाना पड़ता है। अर्थात बल में दिशा भी होती है। बल में परिमाण और दिशा दोनों ही होती हैं। इसका मात्रक SI मात्रक इसका न्यूटन है। अब अगर हम देखें तो बल का प्रभाव क्या होता है, इसी को दाब कहा जाता है। किसी भी सतह पर अगर सतह का क्षेत्रफल अधिक हो तो दाब हमारा कम लगता है। अगर सतह का क्षेत्रफल कम हो तो दाब हमारा अधिक लगता है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक छिछला बर्तन लेते हैं, उसमें 6 सेंटीमीटर तक हम रेत को भर लेते हैं और उसमें एक स्थिति में हम खड़ी ईंट को लगाते हैं और दूसरी स्थिति में ईंट को हम क्षैतिज अवस्था में यानी लिटाकर जब हम लगाते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है। पहली स्थिति में ईंट हमारी अधिक धंस जाती है, जबकि दूसरी स्थिति में ईंट हमारी बालू में कम मात्रा में धंसती है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि समान परिमाण होने पर यानी ईंट का वजन हमारा समान है और इसका पहली स्थिति में क्षेत्रफल हमारा यहाँ पर कम हो जाता है, जिस कारण बल यानी दाब हमारा अधिक लग रहा है। वहीं दूसरी स्थिति में क्षेत्रफल अधिक हो जाने के कारण हमारा दाब कम लगता है। यानी कि अब हम दूसरी स्थिति लेते हैं। उसी छिछले बर्तन में हम एक ईंट हमने खड़ी लगाई और उसके ऊपर हमने एक ईंट रख दी। फिर अगली स्थिति में हमने उसके ऊपर 2 ईंटें रखने पर चित्र के अनुसार जब लगाते हैं तब हम क्या देखते हैं, तब हम ये देखते हैं कि जब 2 ईंटें लगी हुई हैं तो पहली ईंट हमारी बालू में अधिक मात्रा में धंसी है और जबकि एक ईंट लगी हुई होने पर कम मात्रा में धंसती है और खाली ईंट होने पर कम धंसती है। इससे क्या दिखाई पड़ता है कि यदि हम अधिक बल लगाते हैं तो ईंट हमारी अधिक मात्रा में धंसती है। इससे हमें ये सिद्ध हो जाता है कि परिमाण यानी कि बल का मान बढ़ाने पर दाब भी अधिक लगता है। अगर हम देखें तो दाब क्या होता है, तो दाब हमारा किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहा जाता है। यदि यहाँ पर हम दाब को P से डिनोट करें और अभिलंबवत बल को F से और A को यदि हम क्षेत्रफल से निर्भर करते हैं, यदि हम यहाँ पर A बराबर 1 वर्ग मीटर लें तो हमारा क्या निकल के आता है कि दाब बराबर बल। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। इसका मात्रक SI यूनिट में पास्कल होता है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ब्लेज पास्कल वैज्ञानिक थे, उनके सम्मान में इस मात्रक को हम पास्कल कहते हैं। MKS पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
और यहाँ पे हमें ये दिखाई पड़ता है कि क्षेत्रफल अधिक होने पर, सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पे जो है दाब का मान कम हो जाता है, और सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पे दाब हमारा जो है कम हो जाता है। तो यहाँ से हमें ये चीज़ दिखाई पड़ती है, यदि बल का परिमाण अधिक हो तो दाब अधिक लगेगा, क्षेत्रफल कम हो तो भी दाब अधिक लगेगा। यानी कि हमारा यहाँ पे जो दाब का प्रभाव है वो क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती तथा परिमाण के जो है समानुपाती होता है। अब अगर हम देखें तो दैनिक जीवन में हमारे दाब का क्या प्रभाव होता है, तो दैनिक जीवन में हम कई उदाहरणों से दाब के प्रभाव को समझ सकते हैं। जब हम चाकू और किसी फल पर जो है दाब लगाते हैं तो चाकू की जो सतह होती है वो पतली होती है, जिस कारण अधिक दाब लगता है और फल आसानी से कट जाता है। वहीं दूसरी ओर यदि हम किसी दफ्ती में नुकीली कील से अगर हम, क्योंकि नुकीली कील का जो है क्षेत्रफल कम होता है तो दफ्ती में छेद आसानी से हो जाता है। वहीं पर अगर किसी थैले या बस्ते पे अगर पतली डोरी से टांगते हैं तो हमें अधिक बल लगता है। वहीं अगर इसके स्थान पे चौड़े पट्टे का प्रयोग करते हैं तो हमें जो है कम दाब लगता है। मजदूर भी अपने संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए सिर पर जो है पगड़ी बांध लेते हैं, जिससे उन्हें बोझा ढोने में जो है आसानी होती है। वहीं जो हम देखते हैं कि ट्रकों में अधिक टायर लगाने पर जो है इसका जो है क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे रोड सड़क पर जो है कम दबाव लगता है। अगर हम देखें अब वायुमंडलीय दाब, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुछ ऊंचाई तक जो है वायुमंडल पाया जाता है, वायु की परतें पाई जाती हैं। ये परतें जो हैं पृथ्वी की सतह पे जो दाब डालती हैं उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। एक रबर चूसक अगर हम लेते हैं और उसे चिकनी सतह पे दबा के छोड़ देते हैं, अब अगर इसको हम उठाते हैं तो हम तो क्या देखते हैं, हमें बल लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब हम रबर चूसक को दबाते हैं तो उसके भीतर की वायु जो है निकल जाती है, अंदर वायु दाब कम हो जाता है, जिस कारण बाहर की वायु सभी दिशाओं से जो है उस पर दाब डालती है। इसको नापने के लिए इसके जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किए हैं वायु दाब के, हम एक टीन का जो है डिब्बा लेते हैं और उसके 1/4 भाग तक जो है जल भरते हैं। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसके अंदर की वायु जो है बाहर निकल जाती है, यानी उसके स्थान पे हमारी जल वाष्प आ जाती है। फिर इसका अगर हम ढक्कन बंद कर दें और इस पर ठंडे पानी को डालें तो जो हमारी जल वाष्प जो होती है ठंडी होकर पुनः पानी बन जाती है, अंदर वायु दाब कम हो जाता है, चारों तरफ की वायु जो है उस पर सभी दिशाओं से दाब डालती है, जिस कारण डिब्बा भिन्न भिन्न स्थानों से जो है पिचक जाता है। अगर हम देखें वायु दाब का मापन किस प्रकार होता है, तो वायु दाब जो होता है हमारा वायु स्तंभ का भार और बटे क्षेत्रफल के अनुपात को जो है हम वायु दाब कहते हैं। और इसमें वायु स्तंभ का भार हम न्यूटन में लेते हैं और क्षेत्रफल को जो है वर्ग मीटर में लेते हैं। इसके मापन के लिए हम क्या करते हैं, साधारण वायु दाब मापी लेते हैं। इसमें एक ऐसी परख नली लेते हैं जिसका एक सिरा बंद हो और जिस पर 100 सेंटीमीटर तक के पाठ्यांक जो है डिनोट हों। फिर इसको हम जो है पारे से भर लेते हैं और पारे से भरे एक बर्तन में इसको उल्टा जो है उड़ेल देते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि पारे का जो है स्तर गिरने लगता है और लगभग 76 सेंटीमीटर पे आके रुक जाता है। ये जो 76 सेंटीमीटर का जो रुक जाना है यही हमारा जो है वायु दाब कहलाता है। यदि यदि हमारा वायु दाब कम होगा तो जो हमारा पारे का पाठ्यांक है वो भी 76 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। यदि वायु दाब अधिक होगा तो पारे का स्तंभ जो है 76 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। इसमें हम ये देखते हैं कि अलग अलग स्थान पर अगर वायु दाब का अगर हम मापन करते हैं तो किसी प्रमाणिक वायु दाब क्या होता है, तो प्रमाणिक वायु दाब ये होता है कि समुद्र की सतह पर जब हम समुद्र तल पे इसका वायु दाब का मापन करते हैं तो ये लगभग जो है हमारा निकल के आता है 76 सेंटीमीटर जो होता है वो हमारे 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर
होता है। इसी दाब को जो है प्रमाणिक वायु दाब कहा जाता है। अब अगर हम देखें निद्रव दाब मापी द्वारा इसका जो है किस तरह मापन करते हैं, तो निद्रव दाब मापी एक घड़ी के आकार का होता है। ये धातु से बना होता है और इसके अंदर जो है सतह होती है जो वायु दाब के प्रति सुग्राही होती है, और इसकी वायु जब बाहर निकाल दी जाती है तो क्या होता है, ये जो है हमारे वायु दाब के पाठ्यांक से जुड़ी हुई जो लीवर होती है वो हमारे वायु दाब को जो है दिखाता है जब इसकी वायु को बाहर निकाल दिया जाता है। अलग अलग स्थानों पे अलग अलग वायु दाब होता है, जिस कारण हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जिस स्थान पे जो वायु दाब है उससे उस स्थान की जो है ऊंचाई का भी हम जो है पता कर सकते हैं। स्थान के सापेक्ष क्या वायु दाब में परिवर्तन भी होता है। यदि हम एक ही स्थान पे अलग अलग समय पर जो है वायु दाब का मापन करें तो हमें जो है पाठ्यांक में जो है थोड़ी बहुत कमी दिखाई पड़ती है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण ऐसा संभव होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ताप जहाँ अधिक होगा वहाँ पर जो है दाब कम होगा, जहाँ दाब अधिक होगा, जहाँ ताप अधिक होगा वहाँ दाब हमारा कम हो जाता है। वायु दाब के उपयोग क्या हैं? वायु दाब के उपयोग हमारे हैं जल पंप, फुटबॉल पंप और साइकिल पंप। आइए हम उनकी जो है एक एक की क्रियाविधि समझते हैं। ये हमारा जल पंप है। जल पंप में हमारे हत्था, वायुमंडलीय दाब और पिस्टन पाए जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा ये वाल्व है इसको जो है B1 और इस वाले जो वाल्व को जो हम P2 कहते हैं। जब हत्थे को जो है ऊपर की तरफ खींचा जाता है तो हमारा B1 वाल्व जो है खुल जाता है और इसकी वायु जो है हमारी यहाँ पर भर जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमारा B2 वाल्व जो है वायु दाब के कारण बंद हो जाता है। दूसरी स्थिति में जब हम हत्थे को नीचे लाते हैं तो ये जब ऊपर जाता है B1 हमारा बंद हो जाता है, B2 खुल जाता है, जिससे इसमें जो है जल आ जाता है। और पुनः इसे जब नीचे लाते हैं तो हमारा B1 बंद हो जाता है, B2 खुल जाता है और हत्थे को पुनः ऊपर ले जाने पे हमारा जो है B2 वाल्व खुल जाता है और B1 बंद हो जाता है, जिस कारण बार बार ऐसा करने से हमारा जल जो है पंप से बाहर निकलने लगता है। दूसरी आती है हमारी फुटबॉल पंप। इसमें एक हत्था, एक बेलन पिस्टन होता है, एक चमड़े का वाशर होता है। इसको जब हम फुटबॉल की से कस देते हैं तो इसको जब हम ऊपर खींचते हैं तो इसमें वायु जो है भर जाती है और हत्थे को नीचे लाने पे जो है इसमें भरी हुई वायु फुटबॉल में भर जाती है। फुटबॉल में जो है एक गोली लगी होती है जो अंदर की वायु को जो है बाहर नहीं निकलने देती है। वहीं अगर हम साइकिल पंप की क्रियाविधि देखें तो साइकिल पंप में एक हत्था, एक वाशर, एक धातु की नली और एक रबर की नली होती है। उसमें जो है धातु का सिरे से जो है बंद होती है। इसको जब हम साइकिल के ट्यूब में लगा देते हैं तो जब पिस्टन को ऊपर करते हैं तो इसमें हमारी वायु भर जाती है। उस समय जो है साइकिल का वाल्व जो है अंदर की वायु को बाहर नहीं निकलने देता है। जब दबाव के साथ जब हम पिस्टन को दबाते हैं तो पंप में भरी हुई वायु जो है नली की सहायता से जो है ट्यूब में भर जाती है। वो गोली अपने स्थान से हट जाती है। पुनः ऊपर खींचने पर गोली जो है अंदर की वायु को रोक देती है। ऐसा बार बार करने से हमारी साइकिल की ट्यूब में जो है वायु भर जाती है। अब अगर हम देखें कि उत्प्लावन बल क्या होता है, तो उत्प्लावन बल ये होता है कि जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में जो है कमी आती है। यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। पानी भी वस्तु पर जो है जो बल लगाता है उसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांच का गुटका लेते हैं और उसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसको जब हम जल में या किसी भी द्रव में डुबोते हैं तो ये अपने भार के बराबर जो है आयतन को हटाता है, जिससे हमारे दूसरे बर्तन में पानी भर जाता है। इसका आयतन और कांच के गुटके का आयतन अगर हम नापते हैं तो दोनों बराबर होते हैं। ऐसा ही हमने जो है अनुभव किया होगा। यदि हम एक ईंट को अपने हाथ में वायु में लेते हैं और फिर उसके बाद उसको जो है जल से भरी बाल्टी में लेते हैं तो किस स्थिति में हमें जो है
ईंट का भार कम होता है। तो हमें पानी में जो है, पानी से भरी बाल्टी में ईंट को उठाने पर जो है हमें ईंट का भार कम होता है। भार में यह कमी जो है उस ईंट पे लगाए गए उत्प्लावन बल के बराबर होती है। इसी प्रकार हमने देखा होगा कि कुएं से जब भी हम बाल्टी खींचते हैं तो खाली बाल्टी पे हमें कम बल लगाना पड़ता है, और जब हम पानी भरी हुई बाल्टी को जब कुएं से पानी से ऊपर आती है तो हमें उस पर अधिक बल लगाना पड़ता है। अब अगर हम देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो यूनान के एक वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज, जिन्होंने इसको बताया। उनके सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु किसी भी द्रव में पूर्णतः या आंशिक डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी होती है, और यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होती है। इसको देखने के लिए हम जो है स्प्रिंग तुला का प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग तुला में हम जो है किसी वस्तु को ले लेते हैं। यहाँ पर हमने जो है कांच के टुकड़े को लिया है और चित्र के अनुसार जो हमारा बर्तन है उस बर्तन को लिया है। अब धीरे धीरे स्प्रिंग तुला से हम इस कांच के टुकड़े को जब उसमें हम डुबोते हैं तो इसके जो है भार में कमी आती है, जिसको हम जो है पाठ्यांक पे नोट करते रहते हैं। और पूर्णतः डुबोने के बाद हम जो है पाठ्यांक में जो हमारी कमी आई है तो पहले वाले पाठ्यांक और में से दूसरे पाठ्यांक को घटा देने पे हमें जो है भार में ये कमी प्राप्त हो जाती है। और इस टुकड़े को अगर हम इसका जब आयतन नापते हैं तो ये कमी भार में यह कमी इस पाठ्यांक के लगभग बराबर होती है, जिससे हमारे इस सिद्धांत की जो है पुष्टि हो जाती है। एक ही भार की जो है धातु के एक टुकड़ा लेते हैं, उसी भार की जो है हम कटोरी लेते हैं। पहली स्थिति में हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जो है पानी में डूब जाता है, वहीं कटोरी जो है तैरती रहती है। समान भार होने पे भी ऐसा क्यों होता है? पहली स्थिति में धातु के टुकड़े का जो है जितना जल को वो अपने आयतन से कम जल को हटा पाता है, जिस कारण वह उसमें डूब जाता है। दूसरी स्थिति में कटोरी की विशेष आकृति के कारण इसका जो है उत्प्लावन बल से जो है मान जो है कम हो जाता है, जिस कारण ये वस्तु जो है पानी पर तैरती रहती है। अब हम देखते हैं प्लवन क्या होता है। यहाँ पर हम यदि किसी वस्तु जो कि हमारे कांच के टुकड़े हैं ए बी सी अलग अलग वस्तुएं हैं, एक कांच का टुकड़ा है, एक जो हमारा बर्फ़ है और एक जो हमारा लकड़ी आदि है। तो इस स्थिति में अगर वायु में इनका भार W है और पानी में डालने पे इन पे लगने वाला जो बल होता है अगर वो W1 हो तो क्या होगा? ये स्थिति पे जो है हमारा क्या होगा कि जो वायु में जो इसका भार है वो अधिक है W1 से, तो वस्तु हमारी डूब जाएगी। दूसरी स्थिति में वायु में भार और पानी में जो हटाया गया भार अगर बराबर होगी तो ये डूबती हुई तैरेगी। तीसरी स्थिति में जो है प्लवन बल का मान अधिक हो और वायु में भार कम हो तो वो वस्तु जो है पानी पे तैरेगी। अब हम देखते हैं कि द्रव का दाब क्या होता है। तो द्रव की इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दोनों सिरों से खुली हुई परख नली लेते हैं जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं, और इसमें धागे की सहायता से हम एक गुब्बारे को जो है बांध लेते हैं। और फिर इसमें जब हम पानी भरते जाते हैं तो जो हम पानी भरते जाते हैं तो गुब्बारा फूलता जाता है। इससे हमारा क्या सिद्ध होता है? इससे हमारा ये सिद्ध होता है कि द्रव जो है द्रव का दाब जो है पेंदी पर पड़ता है, यानी द्रव नीचे की ओर दाब डालता है। क्या द्रव जो है नीचे के अलावा जो है दाएं बाएं भी दाब डालता है? इसके लिए हम क्या करते हैं, चित्र के अनुसार जो है बर्तन लेते हैं, उसमें जल भर लेते हैं, नीचे गुब्बारा बांध लेते हैं। ज्यों ज्यों हम इसमें जल भरते जाते हैं त्यों गुब्बारा हमारा फूलता जाता है, जिससे हमें ये दिखाता है कि द्रव पेंदी के साथ साथ जो है क्षैतिज दिशाओं में भी जो है दाब डालता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि द्रव क्या सभी दिशाओं में समान रूप से दाब डालता है? तो इसके लिए हम चित्र के अनुसार एक बर्तन लेते हैं, उसमें विभिन्न स्थानों पे छेद करते हैं। जब इसमें हम पानी भरते हैं तो इन छेदों से जो पानी निकलता है उसकी धार जो है बराबर मात्रा में गिरती है और समान दूरी पे गिरती है, जिससे ये दिखाता है कि द्रव सभी दिशाओं में जो है समान रूप से जो है दाब जो है डालता है।
क्या ये हमारा जो है गहराई बढ़ने के साथ दाब बढ़ता भी जाता है। तो इसके लिए चित्र के अनुसार हम जो है बर्तन लेते हैं और उसमें हम जो है 3 छेद भिन्न ऊंचाइयों पर करते हैं। जब इसमें हम पानी भरते हैं तो हम देखते हैं कि पहले छेद यानी कि सबसे ऊपर वाले छेद की धारा जो है कम दूरी पे गिरती है, दूसरे वाले क्षेत्र से जो धारा निकलती है वो थोड़ी दूर गिरती है, तीसरा छेद जो कि हमारा सबसे नीचे होता है उसकी धारा सबसे अधिक दूर गिरती है। इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए हम दो चित्र के अनुसार जो है बर्तन लेते हैं, जिसमें हमारा पहले में जो है गुब्बारा बंधा हुआ है, इसमें कम पानी भरा होता है तो गुब्बारा हमारा कम फूलता है। जब उसी उसी समान मात्रा का जो बर्तन होता है उसमें अगर जो है गुब्बारा बांध देते हैं, उसमें अधिक पानी भर देते हैं तो ये हमारा गुब्बारा अधिक फूलता है, जो कि हमारा ये दिखाता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है द्रव का दाब जो है बढ़ता जाता है। तो ये था हमारा पाठ। अब इसके जो है प्रोसेसिंग मेथड के द्वारा चूँकि ये पाठ तैयार किया गया है तो अब इसके क्वेश्चंस हैं। पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था, क्या बल के लिए जो है दो क्रियाओं का होना आवश्यक है, क्या बल के द्वारा हम किसी भी क्रिया वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, क्या उसके आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं, खाली बाल्टी की अपेक्षा भरी हुई बाल्टी उठाने पर जो है अधिक हमें बल क्यों लगाना पड़ता है, क्या बल में परिमाण भी होता है, क्या बल में दिशा भी होती है। ये डस्टर जो है ए बिंदु पर अगर हम बल लगाते हैं तो बी बिंदु के बजाय डी पर क्यों नहीं आ सकता है, क्या इस कारण बल में जो है दिशा भी होती है, किसी भी वस्तु को हटाने के लिए क्या निश्चित दिशा में बल लगाना आवश्यक होता है, बल का एसआई मात्रक क्या है, दाब का क्या प्रभाव है, क्या संपर्क तल का क्षेत्रफल बढ़ने पे दाब कम हो जाता है, क्या परिमाण बढ़ाने पे जो है बल का मान जो है बढ़ जाता है, दाब क्या कहते हैं, क्या दाब एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं, दाब का मात्रक पास्कल क्यों होता है, ये किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है, इसका 1 पास्कल का मान कितना होता है, एमकेएस पद्धति में दाब का क्या मात्रक होता है, क्या संपर्क तल के क्षेत्रफल के जो है व्युत्क्रमानुपाती दाब होता है, क्या जो है परिमाण के समानुपाती दाब होता है, दैनिक जीवन में दाब का प्रयोग क्या है, क्या चाकू और फल के बीच जो है दाब के कारण ही जो फल कट जाता है, क्या दफ्ती में जो है नुकीली कील से छेद करना आसान होता है, क्या वस्तुओं को जो है पतली तनी के स्थान पे चौड़े तनी की वस्तुओं का प्रयोग क्यों होता है, चौड़े पट्टे का प्रयोग क्यों होता है, मजदूर अपने सिर पर पगड़ी क्यों बांधते हैं, और ट्रकों में जो है 4 टायरों के स्थान पर 6 टायरों का क्या प्रयोग होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये हर वस्तु पे पड़ता है क्या, क्या रबर चूसक की हवा निकाल देने पर उसे खींचना कठिन क्यों हो जाता है, उस पर अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, और टीन से भरा डिब्बा जब इसको गर्म करते हैं और जब इसको ठंडे पानी में रखते हैं तो यह पिचक क्यों जाता है, क्या ऐसा वायु दाब के कारण होता है, वायु दाब का हम मापन कैसे कर सकते हैं, साधारण वायु दाब का मापन हम किस प्रकार कर सकते हैं, वायु दाब क्या होता है, क्या वायु दाब वायु स्तंभ का भार बटे क्षेत्रफल का अनुपात होता है, अगर पारे से भरी नली को जो हम पारे से भरे बर्तन में जब उड़ेल देते हैं तो इसके पाठ्यांक में जो 76 सेंटीमीटर पर ही ये स्थिर क्यों हो जाता है, क्या ऐसा वायु दाब के कारण होता है, वायु दाब का मापन किस प्रकार किया जाता है, क्या क्या 76 सेंटीमीटर जो हमारा वायु दाब है उसका अंकिक मान कितना होता है, निद्रव दाब मापी क्या होता है, और ये वायु दाब से किस प्रकार जो है हमें वायु दाब के बारे में बताता है, क्या जो है अलग अलग स्थानों पे वायु दाब अलग अलग होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण होता है, वायु दाब के क्या उपयोग हैं, क्या जल पंप की क्रियाविधि क्या होती है, जल पंप में से जल किस प्रकार निकलता है, फुटबॉल पंप की क्रियाविधि क्या होती है, फुटबॉल पंप के द्वारा फुटबॉल में फुटबॉल कैसे भर जाती है, साइकिल पंप क्या होता है, साइकिल पंप की क्रियाविधि क्या होती है, उत्प्लावन बल क्या होता है, हमें उत्प्लावन बल क्या होता है, इसके साथ ही अगर हम पानी हवा में जो है ईंट उठाते हैं उसकी अपेक्षा जो है पानी से भरी बाल्टी में ईंट उठाने पे हमें उसके भार में कमी क्यों प्रदर्शित होती है, कुएं से भरी खाली बाल्टी की अपेक्षा भरी बाल्टी खींचने में हमें अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है,
आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। स्प्रिंग तुला के माध्यम से वस्तु का जो भार में जो कमी होती है क्या वह उसके आयतन के बराबर होती है। समान भार की कटोरी और समान भार की जो है लो लो धातु का टुकड़ा जो है पानी में, एक धातु का टुकड़ा क्यों डूब जाता है, कटोरी क्यों तैरती रहती है, क्या उत्प्लावन बल पे जो है हमारा भार वस्तु की आकृति व आकार पर निर्भर करता है, प्लवन क्या है, यदि वस्तु का भार W है और उस पर लगने वाले जल में डुबोने पे लगने वाला जो उत्प्लावन बल है उसका अगर भार W1 है तो क्या होगा यदि W का मान अधिक हो, यदि W का मान W1 के बराबर हो, यदि W का मान जो है W1 से जो है कम हो तो क्या होगा। द्रव का दाब क्या होता है, क्या द्रव जो है निचली सतह पे यानी कि पेंदी पे दाब डालते हैं, क्या द्रव जो है क्षैतिज दिशा में दाब डालते हैं, क्या द्रव जो है द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ बढ़ता भी जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम कौन कौन से प्रयोग करते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। इस प्रकार से हम किसी भी पाठ को जो है प्रोसेसिंग मेथड से तैयार कर सकते हैं और एक बार उस पाठ को तैयार करने के बाद हमें उसको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये हमारी प्रोसेसिंग मेथड होता है और इसमें जब भूलना ही नहीं है तो रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमारा पाठ हमेशा के लिए तैयार हो जाता है। तो ये पाठ जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार होते हैं। तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए अगर आप जो है कुछ नया सीखा हो तो इस चैनल को जो है लाइक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।